है। Okay, so now let us see the substitution reactions, or you can say electrophilic substitution reactions in case of ethers. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन ईथर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लेट अस से यहाँ पर अगर बात करें किसी एरोमेटिक ईथर के केस में, लेट्स से हैव दिस एरोमेटिक ईथर। इन जनरल हमने कोई ईथर लिया बेंजीन OR। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि जो OR ग्रुप है, जो यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है बेंजीन से, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? डोनेट। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे अगर बात करें, तो जिस तरह से फिनॉल में हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, कुछ उसी तरह से यहाँ भी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे इस तरह से। So here we get OR plus, this becomes negative, this double bond remains as it is, फिर फर्दर यहाँ पे रेजोनेंस होगा। further resonance takes place, एंड देन फाइनली इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। दैट मीन्स द अल्कोक्सी ग्रुप, और यू कैन से द ईथर, जो यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है हमारे पास OR, द अल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, एंड इट एक्टिवेट्स द रिंग, ये रिंग को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब है कि रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द अल्कोक्सी ग्रुप। तो बेसिकली अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से बेंजीन रिंग के पास में आता है जहां अल्कोक्सी ग्रुप लगा हो, तो वो उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आके जुड़ सकता है। इसी के बेस्ड हम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। अब जैसे मैंने आपको फिनॉल के केस में बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना लगा हो बेंजीन रिंग पर, तो उस केस में हमें कोई हेलोजन ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने के लिए हमें कोई ल्यूइस एसिड यूज करना पड़ता है, जैसे आयरन या फिर AlCl3 एटसेट्रा, FeCl3, FeBr3 एटसेट्रा। इस तरह से हमें कोई ल्यूइस एसिड यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, जैसे इस केस में अल्कोक्सी ग्रुप लगा है, तो उस केस में हमें उन ल्यूइस एसिड को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्टली हो जाती है बिकॉज ऑलरेडी द रिंग इज एक्टिवेटेड बाई प्रेजेंस ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? यस सर। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप लगा है, तो हमें कोई लुईस एसिड यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली यहाँ पर जो हेलोजन का हम एडिशन करना चाहते हैं वो हम डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकते हैं। सो लेट्स टेक, इफ यू टेक ब्रोमीन in presence of ethanoic acid, in presence of ethanoic acid if we take bromine, तो हमें यहाँ पर कोई अलग से लुईस एसिड, जैसे मान लो Fe+Br2 या फिर FeBr3, इस तरह से हमें यहाँ पर कोई लुईस एसिड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। So directly this electrophile Br plus gets added on the ortho position और para position। तो यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं? ये Br ऑर्थो पर लग सकता है या फिर पैरा पोजीशन पर लग सकता है इस तरह से। तो बताइए इनमें से मेजर प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा?
उसके लिए हम जनरली क्या देखते हैं यहाँ पर, स्टेरिक क्राउडिंग। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ऑर्थो या पैरा? पैरा। पैरा। पैरा प्रोडक्ट विल बी पैरा। मेजर। ठीक है, ये हुई एक रिएक्शन जहां पर हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है पैरा। तो इस तरह से आप कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर लगाएं बेंजीन के ऊपर, हमेशा हमें पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। ये हुई एक रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है बेंजीन रिंग से आकर। इसी तरह हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। हाँ बोलो। CH3COH जैसे सॉल्वेंट यहाँ पर हम डालते हैं, ये एक पोलार सॉल्वेंट है ना, तो Br+Br2 को Br+Br- में ब्रेक करने में मदद करता है। ठीक है, एज ए सॉल्वेंट हम इसे यूज करते हैं पोलार सॉल्वेंट की तरह। जैसे पिछले वाले केस में अल्कोहल के साथ हम यूज करते हैं CH2, उसी तरह यहाँ पर हम इथेनोइक एसिड यूज करते हैं पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। इसे हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस दो तरह की होती है हमारे पास जनरली। एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए, ये आपको समझ में याद रखना है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। एक होता है अल्काइलेशन, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर FC लिख देता हूँ। ठीक है, ये FC फ्रिडल क्राफ्ट है, ठीक है, नॉट फर्ग्यूसन कॉलेज। तो एक होता है FC फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो इन दोनों में फर्क क्या है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम एक अल्काइल ग्रुप का एडिशन करते हैं और यहाँ पर हम एसाइल या फिर एसिटाइल ग्रुप का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो होता है CH3Cl और इसके साथ हम एक लुईस एसिड यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज करते हैं एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl और साथ में हम यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 एज ए लुईस एसिड। तो ये दो रिएक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। काफी सिंपल रिएक्शन है जो आप याद रख सकते हैं सीधे। जैसे मान लो हमने लिया एनिसोल, एनिसोल म्हणजे बेंजीन OCH3। ठीक है, ये है हमारे पास एनिसोल। इस एनिसोल पर हमने डाला CH3Cl along with anhydrous AlCl3। ठीक है, अभी AlCl3 का काम क्या है, देखो अगर ध्यान से आप देखोगे इस AlCl3 के बारे में, तो ये है हमारे पास AlCl3। ठीक है, आप देखोगे कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो हमारे पास जो CH3Cl है, ये AlCl3 एज ए लुईस एसिड यहाँ पर बिहेव करता है। इट बिहेव्स एज ए लुईस एसिड एंड टेक्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Cl माइनस। तो Cl माइनस इससे आके जुड़ जाता है और ये बन जाता है AlCl4 माइनस। जब Cl माइनस इससे जुड़ गया तो पीछे क्या बचा, CH3 प्लस। ये CH3 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और इस बेंजीन से आकर जुड़ जाता है। अब जो यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो CH3 के प्लस जुड़ने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो ऑर्थो से जुड़ सकता है या वो पैरा से जुड़ सकता है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है माइनर और पैरा प्रोडक्ट बनता है मेजर। ठीक है, वही सिंपल सी रिएक्शन है। तो पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा। एक प्रोडक्ट आपको मिल सकता है ऑर्थो मिथाइल एनिसोल और दूसरा आपको मिल सकता है पैरा मिथाइल एनिसोल। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की,
अब हम यहाँ पे बात करते हैं फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम यूज करते हैं एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl along with एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर हमने वही यूज किया एनिसॉल OCH3, इसके ऊपर हम डालते हैं इस बार CH3COCl। तो पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक लुईस एसिड यूज करते हैं, मेनली एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर हमें मिलता है वही उसी तरह से रिएक्शन होगी, ये बनेगा CH3CO प्लस और साथ में बना Cl माइनस, ये Cl माइनस जाता है AlCl3 के साथ और ये बन जाता है AlCl4 माइनस। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैचेस विद द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर भी हमें दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और एक पैरा पोजीशन पर। और यहाँ पर भी पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, दिस पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हेलोजिनेशन देखा, अल्काइलेशन देखा और एसाइलेशन देखा। इसी कैटेगरी में एक और रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इसी सेम मैकेनिज्म से होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज करते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर लिया एक ईथर एनिसॉल और इस पर हम डालते हैं concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4। तो यहाँ पर भी ऑर्थो पर एडिशन हो सकता है और पैरा पर, पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा आपके लिए NO2+। सो ये NO2+ या तो ऑर्थो पर जुड़ सकता है या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ सकता है, एंड द पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर अगेन। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हम यूज करते हैं दैट इज NO2+। NO2+ is used as an electrophile। ओके, बताइए क्या है, सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। Yes, sir. ओके, एनी डाउट्स हियर? सर यस बोलो। सर वो ऊपर एसाइलेशन वाला 2 मिनट का हो गया। सर इसमें वो CL रेजोनेंस में होगा ना, AlCl ये CH3CO डबल बॉन्ड और Cl वाला। Cl बॉन्ड की बात कर रहे हो? हाँ, Cl यहाँ पर रेजोनेंस में होगा। तो फिर वो जल्दी निकलेगा नहीं। नहीं, इस केस में वो निकल जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एक लुईस एसिड है। एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट कर लेता है। और वैसे भी ये जो CH3COCl है ये पोलर कंपाउंड है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। ओके सर। ठीक है, एनी अदर डाउट्स हियर? नो सर। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर। नेक्स्ट विल मूव टू बायोमोलिक्यूल्स। तो उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में तो पूछ सकते हैं। एनीवन हैज एनी डाउट्स हियर? नो सर।
ठीक है, so should we move to biomolecules now? Yes, sir. ओके, तो चलिए हम बायोमोलिक्यूल्स की शुरुआत करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जिस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर, अगर कोई सेटअप की बात करें या फिर किसी पर्टिकुलर एक फैक्ट्री की बात करें, तो वहां पर बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आवर बॉडी, द ह्यूमन सिस्टम इज ऑल्सो लाइक ए ह्यूज फैक्ट्री इन विच many different functions are continuously going on। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनका हर एक का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, which follows लॉक एंड की मैकेनिज्म। मतलब एक एंजाइम सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनी है, तो ऐसे सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक एंजाइम इस तरह से काम करती है और काफी स्पेसिफिक उनके फंक्शंस हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऐसे एंजाइम्स हैं और ढेर सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन पर बॉडी फंक्शन करती है। जैसे टू नेम फ्यू, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, amino acids, lipids, etc. So this part of organic chemistry which we are going to study now, this is also known as biochemistry, जहाँ पर हम उन सारे केमिकल्स या फिर सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। ओके, so first let us try to understand what do you mean by carbohydrates। ओके, कैन सम ऑफ यू से व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? आप क्या समझते हैं कार्बोहाइड्रेट से? कार्बोहाइड्रेट्स हमें, यस फिर से बोलो विशाल। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं कार्बन के। और कुछ? कार्बोहाइड्रेट्स जब आप इनटेक करते हैं तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स से आपको क्या मिलता है? देखो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स इन आवर बॉडी विच आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ दे आर बेसिकली लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स, एंड उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है दैट इज नोन एज ग्लूकोज। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लूकोज। ओके, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज नोन एज ग्लूकोज। नाउ अब देखो कभी कभी क्या होता है कि एक यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है और फाइनली इट क्रशेस द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज से हमें फिर, जब ग्लूकोज का फाइनल ब्रेकडाउन होता है तो उससे CO2 और H2O और एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां से हमें एनर्जी मिलती है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन है वो कुछ समय के बाद या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजन से इंसुलिन का फर्दर बनना बंद हो जाता है। तो जब इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स कोई पर्सन लेता है वो कार्बोहाइड्रेट्स से कुछ एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जब वो टूट नहीं पाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो सीधे ब्लड में जाकर ब्लड को विस्कस बना देते हैं ज्यादा, और फिर ब्लड क्लोट भी होने लगता है। तो उसकी वजह उस पर्टिकुलर फिनोमिना से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। डायबिटीज इज ऑलमोस्ट वेरी कॉमन इन इंडिया। ठीक है, और वो, ठीक है, तो डायबिटीज क्यों होता है? बिकॉज द इंसुलिन इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड टू ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट्स विच द पर्सन इज टेकिंग। अब उसका रेमेडी क्या होता है कि आप बाहर से इंसुलिन टेबलेट्स लेते हो। ठीक है, बट देयर आल्सो अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन हैज टू बी टेकन। व्हाई पर्टिकुलर अमाउंट? क्योंकि जितना आप पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं
उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन द डॉक्टर सजेस्ट यू टू टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन। तो अगर आप किस दिन ज्यादा खा लिए, आपने इंसुलिन टेबलेट्स उतने ही लिए, तो फिर से गड़बड़ हो जाती है। या फिर अगर आपने कम खाया और इंसुलिन टेबलेट्स उतने ही ले लिए, तो फिर से गड़बड़। तो दैट वे इट इज वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन टू मेंटेन डायबिटीज एंड इट लीड्स टू वेरियस अदर डिजीजेस। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, दिस यू कैन नोट डाउन नाउ। टेक अ डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ और भी नाम है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज शुगर्स और दे आर आल्सो नोन एज सैकेराइड्स। ठीक है, सैकेराइड्स एक ग्रीक वर्ड है यहाँ पर। So these are some other names of carbohydrates. You can take down the definition of carbohydrates. So you can write down the optically active polyhydroxycarbonyl compounds. ये कुछ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब हमारा यहाँ पर मेनली दो तरह के कंपाउंड से हैं, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स। दैट इज अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है। सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट इज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स or which produces such compound on hydrolysis, which produces such compounds on hydrolysis are called as carbohydrates. इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब हम यहाँ पर देखते हैं हाउ टू क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी गिवन एज carbohydrates can be classified based on three properties or three natures. So let's talk about classification of carbohydrates. Number one is given on the basis of based on the number of units. Based on the number of units. ठीक है, so based on the number of units, carbohydrates can be classified into three categories. Number one, इन्हें हम बोलते हैं monosaccharides. Monosaccharides का मतलब क्या है? Monosaccharides are the simplest unit which cannot be simplified further. Monosaccharides का मतलब है this is the simplest unit which cannot be simplified further. मतलब अगर उसको आप further simplify करने की कोशिश करते हैं, then they break down on further simplification. They break down on further simplification to give CO2, H2O and energy. ठीक है, these are monosaccharides. These are the simplest unit. Simplest unit जिसको हम बोलते हैं. Examples क्या होंगे इनके? Examples can be like glucose, fructose, mannose, etc. इनको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, जहां पर सिर्फ एक ही यूनिट होती है, अ सिंगल यूनिट, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट यूनिट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब है कि जिनका हम हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो हमें अराउंड 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ओलिगोसेकेराइड्स कहलाएंगे, जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। You get around 2 to 10 units of monosaccharides. इन सभी को हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड्स।
ठीक है, अगर मान लो किसी के 2 यूनिट्स हमें मिलते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। ठीक है, सो इफ यू आर गेटिंग 2 यूनिट्स, अगर आपको 2 यूनिट्स मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल, जैसे आपने लिया सुक्रोज। सुक्रोज वही है जो हम घर पे रेगुलरली यूज करते हैं, जिसे आप केन शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर। ठीक है, शुगर केन नहीं, केन शुगर, जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको मिलता है। जो शुगर हम घर पे यूज करते हैं उसे बोलते हैं सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बता सकता है? सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एनीवन? सर C12H22 यस, गुड। तो ये है C12H22O11। ठीक है, अच्छा मुझे क्या कोई बता सकता है कि अगर मान लो हमने शुगर लिया घर पे, शुगर मान लो सुक्रोज लिया हमने, अगर सुक्रोज लिया और सुक्रोज को हमने हीट किया, तो हीट करने पे क्या होगा? अगर आप सुक्रोज को हीट करते जाएंगे तो क्या होगा? हीट करने पे क्या होगा सुक्रोज को? सर हाँ, ग्लूकोज के 2 यूनिट्स मिल जाएंगे। हीट करने पर नहीं, वो तो हम जब सुक्रोज में इन्वर्टेज डालते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम जब डालते हैं तो ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। हम सिर्फ ऐसे ही उसको, सर वो मेल्ट होने लगेगा। शुगर मेल्ट होने लगेगा, फिर खा लेंगे उसको, नहीं सर, सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर और हीट करते गए। देखो पानी नहीं डालना है, वी आर नॉट एडिंग वाटर, हमको सर रख कैरेमल बन जाएगा। बन जाएंगे। कैरेमल बन जाएगा। अगर और हीट करते गए तो देखो हमें पानी नहीं डालना जल है। जाएगा। हमें पानी नहीं डालना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है, ठीक है, सिर्फ शुगर को हीट करना है। सर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। हाँ, तो फिर क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ बचेगा या कुछ नहीं बचेगा? देखो, ये जो मैंने सुक्रोज का फॉर्मूला लिखा था C12H22O11, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? C12H2O11, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब जब इसको मैंने हीट किया, तो देखो सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा मेरे पास? कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, और सारा जो पानी है वो उड़ जाएगा, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, H2OX, मतलब इस तरह से। एक कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, COCX H2OY। इनको अगर आप कंटिन्यूसली हीट करते जाएंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और सिर्फ कार्बन बच जाएगा, काला कार्बन। ठीक है, तो ये है सुक्रोज C12H22O11। और लैक्टोज, लैक्टोज पता है कहाँ मिलता है हमें मार्केट में? वेयर डू वी गेट लैक्टोज? यस, Milk. यस, गुड, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए शुगर। जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर इज ए जनरल नेम गिवन टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज शुगर और सैकेराइड्स। ठीक है, तो ये हमने बात की ओलिगोसैकेराइड्स की, जहां पर हमें हाइड्रोलिसिस करने पर अराउंड 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन इन दिस इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब है ऑन हाइड्रोलिसिस वी गेट मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स
कुछ एग्जांपल्स जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। जहाँ पे स्टार्च बेसिकली क्या होता है? अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द solubility in water. Second classification is based on solubility in water. So in this case, the carbohydrates can be divided into two categories. The carbohydrates can be divided into two categories. One is called as sugar. Another one we call as non-sugars. Sugars and non-sugars. Sugars जो है वो water soluble होते हैं. तो वन बाय वन हम यहाँ पर लिख देते हैं कि sugars are water soluble, whereas the non-sugars are water insoluble. ठीक है? These are crystalline, whereas these are amorphous. ठीक है? These are sweet, naturally sweet, and these are tasteless. ठीक है? कुछ एग्जांपल्स जैसे यहाँ पर हमने लिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। यहाँ पर हमने लिया एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर एमोर्फस का मीनिंग क्या होता है? एमोर्फस का मतलब क्या होता है? देखो, एमोर्फस का मतलब होता है पाउडर लाइक, पाउडर लाइक, नॉन क्रिस्टलाइन। बेसिकली क्रिस्टलाइन का उल्टा, नॉन क्रिस्टलाइन, लाइक ए पाउडर, मतलब वेरी फाउन पाउडर वेयर यू डोंट हैव एनी क्रिस्टल्स, जहां पर क्रिस्टल्स नहीं मिलते हैं, उसे बोलते हैं एमोर्फस। ठीक है? यस सर। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की। The third classification is based on the reducing properties, or you can say reducing nature, based on the reducing properties. ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, which are known as reducing sugars and others which are known as non-reducing sugars. Sugars means carbohydrates. Okay, एक को हम बोलते हैं reducing sugars. इसके ऊपर एग्जाम में काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कुछ शुगर्स के नाम दे सकता है और पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इस तरह से। रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर से हमारा मतलब क्या है? जैसे कि आपने टॉलरेंस रिएजेंट का नाम सुना है? कहीं तो सुना होगा। क्या आपने टॉलरेंस रिएजेंट का नाम सुना है? से यस और नो? नो सर। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट इज AgNO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
जो हम कई बार टेस्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं, टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड्स, इस तरह से। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइडेंटिफिकेशन में हम अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं, तो उनमें से एक होता है टॉलरेंस रिएजेंट। तो बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही कुछ और जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वो इन सारे कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। अगर वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उनका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये ऐसे शुगर्स हैं जो कि टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो इसका मतलब ये शुगर्स उनको क्या करते होंगे, रिड्यूस। तो इसीलिए इनको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होंगे, दोस विच कैन रिड्यूस, those which can reduce tolerance reagent and Fellings reagent। ये वैसे अभी हम डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, एटसेट्रा। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, इसी का अपोजिट, दैट इज दोस व्हिच कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट एटसेट्रा। Those which cannot reduce tolerance reagent and Fellings reagent are known as non-reducing sugars. Example: sucrose, starch, cellulose, etc. ठीक है, क्या ये समझ में आता है? सर वो रिड्यूस क्यों नहीं होती? यस सर। Yes, yes, sorry. सर वो रिड्यूस क्यों नहीं होती टॉलरेंस और फेलिंग्स? देखो बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट, फिलिंग रिएजेंट कब मिलता है, जब उसमें कोई ऑक्सीडाइज होने के लायक ग्रुप है टर्मिनल पोजीशन पर। जैसे CHO ग्रुप अगर है, तो CHO ग्रुप यहाँ पर इन सब में अल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास होना चाहिए, तभी वो टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग्स रिएजेंट का टेस्ट दे पाते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एटसेट्रा में, इन सब में यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करते हैं। और इन सब में यहाँ पर अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसीलिए ये उसकी तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, जब उनके आगे चल के हम 1 by 1 स्ट्रक्चर्स देखेंगे तब वो बात आपको थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलो अब हम बारी बारी से जो हमने यहाँ पर सेकेराइड्स की बात की उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में मैंने आपको बताया कि दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट व्हिच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। अब मोनोसेकेराइड्स को हम यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर देयर। वन टाइप इज कॉल्ड एज aldoses एंड सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज कीटोज। ठीक है, जो पहला टाइप है अल्डोज, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। इससे आपको एक चीज तो क्लियर लगी होगी इसके नाम से कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा। अल्डोजेस का मतलब है अल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो जो अल्डोजेस होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिया जाता है, CHO CHOH N का मतलब है इनकी क्वांटिटी वेरिएबल है, CH2OH, ये होता है जनरल फॉर्मूला अल्डोजेस का। यहाँ पर जो N है, दिस N कैन वेरी फ्रॉम 1 to 7। ठीक है, ये 1 से 7 तक चेंज हो सकता है। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें CHO होगा, बीच में CHOH की लिंकेज होगी और CH2OH, इन सारे कंपाउंड्स को बोलते हैं अल्डोजेस। ठीक है, चलो अगर मैं N की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर 1, अगर मैंने N को रखा 1 तो मुझे क्या मिलेगा, CHO CHOH CH2OH, इसको हम बोलते हैं अल्डो ट्राइओज।
क्या बोलते हैं इसको? अल्डो ट्राइओज। ठीक है, अल्डो ट्राइओज। ट्राई क्यों बोला इसे? बिकॉज यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो इसको बोलते हैं अल्डो ट्राइओज। ये इसका एक ट्रिवियल नेम या फिर कॉमन नेम है। अगर इसकी आईयूपीएसी नाम की हम बात करें तो इट्स आईयूपीएसी नेम इज नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, मैंने आपको पहले ग्लिसरोल या फिर ग्लिसरीन के बारे में बताया था, तो ये इसी का एक डेरिवेटिव है, ग्लिसरल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू रखता हूँ 2, तो मुझे मिलेगा CHO CHOH CHOH CH2OH। इसका नाम होगा अल्डो। कितने कार्बन है यहाँ पर? 4, तो इसको बोलेंगे अल्डो टेट्राओज। ठीक है, टेट्राओज नहीं, इसको बोलेंगे टेट्रोज। अल्डो टेट्रोज। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पर एन को सीधे रखूं, अगर 4, अगर मैंने रखा n इक्वल्स टू 4, तो मुझे मिलेगा CHO CHOH। मैंने n को रखा 4, मतलब यहाँ पर 4 CHOH आएंगे, CHOH CHOH, और लास्ट में आएगा CH2OH। बताओ इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा? अल्डो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? हेक्सोस। 6 कार्बन एटम्स, सो अल्डो हेक्सोस। अल्डो हेक्सोस, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं अल्डो हेक्सोस। और जो ग्लूकोज हम घरों में यूज करते हैं, ग्लूकोज बिलोंग्स टू दिस फैमिली। इसी परिवार का एक सदस्य है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस। ठीक है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप है, और 6 कार्बन की चेन होती है, अल्डोहेक्सोस। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। अब हम बात करते यस हैं। सर। तो ये पहला था जिसको हम बोलते हैं अल्डोजेस। दूसरा हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं कीटोजेस, कीटोज। कीटोज, तो आप समझ गए कि यहाँ पर जैसे अल्डोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, वैसे यहाँ पर क्या फंक्शनल ग्रुप होगा बताओ? कीटोन। तो इनका जो कीटोन। जनरल फॉर्मूला होता है, इनका जनरल फॉर्मूला इस तरह से होता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH N CH2OH। Here N can vary from 0 to 6। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कीटोज। तो अगर मैंने यहाँ पर N को रखा 1, जब मैं n की वैल्यू रखता हूँ 1, सॉरी n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जब मैंने n को रखा 0, तो मुझे मिलेगा CH2OH CO CH2OH। हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, तो इसे मैं बोलूंगा कीटो ट्रायोज। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर n को रखा 1, देन आई विल गेट CH2OH CO CHOH CH2OH। इसे हम बोलेंगे कीटो टेट्रोज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर n को सीधा रखता हूँ 3। जब मैंने n को रखा 3, तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसका नाम क्या होगा? कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 6 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हुआ कीटो हेक्सोस। ठीक है, और जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज बिलोंग्स टू दिस फैमिली। तो आपको ये समझ में आया कि सर ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है,
और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? क्या है, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि जो सॉल्युबल शुगर्स होती है, हम्म वाटर सॉल्युबल्स, हम्म उनमें कीटोन्स और एल्डिहाइड्स लगे होते हैं। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? तो मतलब मैं वो डिफाइन करते समय। वो तो हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए बोला था। हाँ तो सर सारे मोनोसेकेराइड्स होंगे क्या रिड्यूसिंग? यस, सारे मोनोसेकेराइड्स होंगे। ओके सर। करेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ मोनोसेकेराइड्स के बारे में। अब हम यहाँ पर एक सबसे पहले एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जैसे आपने सुना होगा डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन अभी वैसे यूज नहीं किया जाता उतना ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो नाम पड़ गया था एक बार, वो अभी भी यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा इसको हम स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, इट इज यूज्ड ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। It is used only for carbohydrates and amino acids. ठीक है, अब देखो ये DL नाम आया कहाँ से? So basically the standard compound which was used for this particular name, जो स्टैंडर्ड कंपाउंड यहाँ पर यूज किया गया था पहली बार, जिसके लिए DL नाम पड़ा था, तो द स्टैंडर्ड कंपाउंड वाज ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड जिसका स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यहाँ पर। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है? CHO CHOH CH2OH। ठीक है, तो एक बड़े साइंटिस्ट थे फिशर। तो फिशर ने जब अपना प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मतलब किस तरह से कंपाउंड्स को दिखाना चाहिए, ठीक है, तो जब उन्होंने फिशर प्रोजेक्शन बनाया था, तो जब करेक्ट फिशर फॉर्मूला की हम बात करते हैं, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, वैसे डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी उन्होंने दिया था। तो जब हम करेक्ट फिशर फॉर्मूला की बात करते हैं इस ग्लिसरल्डिहाइड की, तो फिशर ने ये कहा था कि आपको जब भी किसी कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो, तो आपको क्या करना है कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, हालांकि ये टर्म पहले यूज किया जाता था, लेकिन अभी उसकी जगह ये यूज किया जाता है कि आपकी आईयूपीएसी के हिसाब से जब आप किसी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, तो वो कार्बन जिसको आप नंबर 1 देंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से, वो कार्बन जो आपका नंबर 1 कार्बन है, जो आपका सीनियर सिटीजन है, उस कार्बन को आप एक स्ट्रेट लाइन के सबसे ऊपर रखो। ठीक है, तो फिशर के हिसाब से कहना ये था कि जो नंबर 1 कार्बन है आपकी पेरेंट चेन में, उसको आप वर्टिकल लाइन के सबसे ऊपर रखो, और जो भी कायरल कार्बन है किसी कंपाउंड में, जो भी कायरल कार्बन है उसको आप एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, और कोशिश ये करो कि जो वर्टिकल लाइन आप बनाते हो, उस वर्टिकल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अकोमोडेट हो जाएं। तो अगर मैं ग्लिसरल्डिहाइड का जब फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूं, तो मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई और यहाँ पर एक क्रॉस बनाया, तो ये जो क्रॉस है ये इस कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कायरल कार्बन की एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। ठीक है, और बेसिकली कायरल कार्बन होना कोई ऑप्टिकली एक्टिविटी की एक पहचान नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की पहचान होती है कि उस कार्बन के अराउंड या फिर उस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो कायरल कार्बन है उसको हम एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नंबर 1 कार्बन है उसको वर्टिकल लाइन के टॉप पर बनाते हैं, और जो ऐसा कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो इस वर्टिकल लाइन पर आ जाएं।
क्या इतना सबको समझ में आया? यस सर। तो फिशर के हिसाब से हम जानते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग के हिसाब से इसको मैं दूंगा नंबर 1, इसको दूंगा नंबर 2 और इसको दूंगा नंबर 3। तो मैंने यहाँ पर लिखा CHO और नीचे लिखा CH2OH और ये है मेरा कायरल कार्बन जो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। इसके ऊपर 2 ग्रुप्स लग सकते हैं यहाँ पर H और OH। अब या तो ये OH ग्रुप राइट साइड में आ सकता है या फिर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आ सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी बन सकता है। तो फिशर के हिसाब से कहना ये था कि अगर आपके पास ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड में आता है एक करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में, तो इस कंपाउंड को बोला जाएगा D। अगर आपके पास OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो इसको बोला जाएगा L। तो अकॉर्डिंग टू फिशर इसका नाम पड़ गया डी ग्लिसरल्डिहाइड और इसका नाम पड़ गया L ग्लिसरल्डिहाइड। क्या ये समझ में आता है? तो ग्लिसरल्डिहाइड वो स्टैंडर्ड कंपाउंड था, स्टैंडर्ड कंपाउंड या आप ऐसे बोल दो पहला कंपाउंड था जिसके ऊपर ये DL कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया गया। क्या समझ में आता है सबको? यस सर। ठीक है, जो आप डी ग्लूकोज पीते हो आपने हमेशा देखा होगा कि ग्लूकोज पर डी लिखा होता है। ठीक है, जो आप कंज्यूम करते हो ग्लूकोज उस पे हमेशा डी लिखा होता है। तो बेसिकली वो इसलिए है क्योंकि जो डी ग्लूकोज है वो आप कंज्यूम कर सकते हो, वो आप डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एल ग्लूकोज इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी, दैट इज वाई एल ग्लूकोज कभी इंटेक नहीं करते हैं। हमेशा आप डी ग्लूकोज ही लेते हो या फिर हमेशा आप ग्लूकोन डी लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले नाम दिया गया इस ग्लिसरल्डिहाइड को डी और एल, और उसके बाद में ये माना गया। अब देखो इसमें एक कमी है, इस डीएल कॉन्फ़िगरेशन की कमी क्या है कि फिशर ने जब ये बनाया था तो फिशर ने सिर्फ ये सोचा कि जो CHO है वो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है और उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और कुछ और कंपाउंड्स का सिंथेसिस हुआ। सर अभी हमारी दूसरी भी क्लास है। या सो विल एंड हियर। ओके, सो इसका कमी ये है कि यहाँ पर अगर कोई और ग्रुप से हम CH2OH का ऑक्सीडेशन कर दें तो ये COH बन सकता है। तो उस केस में जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज कार्बन है वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको हम अगर 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो वो COH ऊपर जा सकता है। तो बेसिकली ये जो OH का पोजीशन है ये OH राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है। दैट इज नॉट श्योर कि ये OH हमेशा राइट में होगा तो उसको आप डी बोलेंगे। अगर ये लेफ्ट में हुआ यही कार्बन यही कंपाउंड लेफ्ट में OH शो कर सकता है, तो उस केस में ये DL कॉन्फ़िगरेशन हमेशा वैलिड नहीं होता, इसीलिए इसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, सो यस सर। टुडे वी स्टॉप हियर एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। ओके, एनी डाउट्स एनीवन हैज स्टिल हियर? Okay, so we meet in the next class. थैंक यू सर। Yeah, थैंक यू सर। yeah.